हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। सबसे पहला केस दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो अब एक बात बताएं, 2 से डिविजिबल जो नेचुरल नंबर होंगे वो ऑड हो सकते हैं क्या? तो हम जानते हैं 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं सब इवन है। तो इस पहले एग्जाम्पल को हम मान सकते हैं कि ये नल सेट है, क्योंकि जो सिचुएशन दी है वो डेफिनेशन से आउट है। इसको हम किसी भी नंबर पे फिट नहीं समझ पा रहे हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हम जानते हैं कि 2 से जो डिविजिबल हो जाते हैं बाय डेफिनेशन वही इवन नंबर्स की एक डेफिनेशन हम ये भी बना सकते हैं कि जो 2 की टेबल में आते हैं वो तो पहला नल सेट होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल दिया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स में सारे ऑड नंबर्स ही होते हैं, हम ये बात जानते हैं। बस एक एक्सेप्शनल केस 2 है। तो क्योंकि 2 है, एक ऐसा इवन नंबर हमारे पास है जो कि प्राइम है, तो उस आधार पर ये जो सेट बनेगा सेकंड एग्जांपल में, ये एक सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है। तो क्योंकि एक एलिमेंट है तो फिर हम नल सेट नहीं। देन ये सेकंड जो केस मैंने टिक किया है ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल। तो ऐसे ही सिंपल एग्जांपल्स और दिए हैं, आप उनको आगे बढ़ाएं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट कौन है, इनफाइनाइट कौन है, पूछा है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक ईयर में जितने मंथ है अगर उनका सेट बनाया जाए तो ये क्या हो? तो डेफिनेटली एक ईयर में इनफाइनाइट मंथ तो नहीं होते हैं, वो काउंटेबल हैं, बहुत कम होते हैं, गिनती के 12 है, तो ये फाइनाइट सेट। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें टिक किया, वो है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब देखिए अगर यहाँ पर बोल दिया होता द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स तो ये इनफाइनाइट हो जाए, लेकिन बाउंडेशन लगा दी है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो लेस देन 99 बोलने की वजह से अब ये क्लियर है कि अब ये काउंटेबल हो जाएगा, यानी ये सेट है। तो दोनों ही एग्जांपल जो मैंने टिक किए वो फाइनाइट के हैं। इनफाइनाइट का एक आध एग्जांपल वैसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सेट तो इतना बड़ा है कि अगर आप बोलेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 तो भी ये इनफाइनाइट ही। तो रियल नंबर के सेट में ये खास बात है कि वो अगर छोटे सी रेंज पे भी दिया जाए तो वो इनफाइनाइट ही होगा। अगर हम बोलेंगे रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1 देन वो फिर भी है, क्योंकि आप जानते हैं रियल नंबर्स की काउंटिंग हो ही नहीं। कोई अगर मुझसे 0.1 और 0.2 के बीच में कोई नया नंबर पूछेगा मैं उसे बता दूं। अब कोई अगर मुझसे 0.01 और 0.02 के बीच में पूछेगा मैं भी बता दूं, उस केस में भी बता दूं। और आप जानते हैं कि 0.01 और 0.02 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर बताए। तो क्योंकि रियल नंबर का सेट अनबाउंडेड है, वो किसी भी छोटे से छोटे इंटरवल के लिए अनकाउंटेबल है, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट का एक बेस्ट एग्जांपल गिन सकते। रियल नंबर्स पे अगले एक्सरसाइज पे भी काफी चर्चा बनेगी, क्योंकि रियल नंबर का टॉपिक आगे भी आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन द सेम क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्स। तो अब समझें एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। तो क्योंकि इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती है तो ये एक इनफाइनाइट सेट का अच्छा एग्जांपल बन रहा है। दूसरा एग्जांपल, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट 26 है, तो 26 ही हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखे जा सकते, तो ये फाइनाइट का एग्जांपल। थर्ड, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज से ज्यादा सिंपल है। वैसे तो दोनों ही एक्सरसाइज सिंपल हैं, बट अगर इनमें भी रिलेटिव कंपैरिजन किया जाए तो ये ज्यादा मुझे ओरल से लग रहे हैं, ओरल क्वेश्चंस हैं ये सब। तो थर्ड क्वेश्चन में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट सिंपल एग्जांपल था, कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। फोर्थ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज बी और नॉट। आपको दो सेट दिए हैं ए और बी, और आपको बताना कि इनके बीच में इक्वल साइन लगाना पॉसिबल है या नहीं है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख के मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये है एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन। एक बार ध्यान से देखें, ए इक्वल टू बी, ए सेट लिखा है ए बी सी डी, ए सेट लिखा है ए बी सी डी, और जो दूसरा सेट बी लिखा है वो है डी सी बी ए। इट मींस ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन इन रिवर्स। तो यहाँ पर ध्यान दें, किसी सेट में एलिमेंट किस ऑर्डर में लिखे गए ये मैटर, तो हम इन दोनों सेट को इक्वल कहें। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखें, दो सेट में अगर सेम एलिमेंट पाए जा रहे हैं तो उनकी पोजीशन इंपोर्टेंट नहीं, पोजीशन कुछ भी हो सकती। एक बात और यहाँ पर आपको बता दूं, अगर एक तीसरा सेट सी भी बीच में आ जाए जो कुछ ऐसा हो, ए बी 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 सी डी डी, देन ये सी भी ए और बी के इक्वल ही हो। किसी एलिमेंट के रिपीट कर देने से उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को बदला, अगर ये बदला जा सकता तो फिर तो कोई भी स्टूडेंट
एक सेट जिसमें केवल सिंगलटन 2 लिखा है, उसमें 50 बार 2 लिख के उसे एक सिंगलटन सेट की कैटेगरी से बाहर कर देता। तो कितने भी बार कोई एलिमेंट आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ए और बी इक्वल है, ये बात तो आप जानते ही हैं। सी भी इन्हीं के इक्वल। तो इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए एंड बी और नॉट, पहला क्लियर है। चौथा, फोर्थ पार्ट में आइए, ए इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। यानी क्या बता रहा है फोर्थ के कौन सा पार्ट है देखते जाएं। फोर्थ का फर्स्ट हम देन फोर्थ। ए कंटेन्स ऑल एक्स, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ए कंटेन्स ऑल एक्स, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ये लैंग्वेज है। तो ए के अंदर आने वाले एलिमेंट का एक आइडिया लगता है, यानी 10 के सारे मल्टीपल आपको लिखने हैं। 10, 20, 30, 40 ऐसे सभी आएंगे। और क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है, एक बार और पढ़ लें। ए कंटेन्स ऑल एक्स, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। और बी क्या लिखा है जरा गौर करें। बी के अंदर इसने लिखा है 10, 15, 20, 25, 30 और इसको भी इनफाइनाइट सेट के रूप में पेश किया है। बट क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में 10 के मल्टीपल्स और सेकंड में 15, 25 ये नंबर्स भी हैं, तो मैं इनके बीच में इक्वल साइन नहीं लगा पाऊंगा। ए इज नॉट इक्वल। तो ऐसे ही आप जो दो पार्ट आपके लिए छोड़े उनको भी चेक करें। ये टिक मार्क मैंने आपको कल भी बताया था, इस आधार पर लगे हैं कि किसी बात को समझाने के लिए अप्रोप्रिएट एग्जांपल कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाइए। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अब इसमें क्या दिया, देखिए फिफ्थ का अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में ए दिया है 2 और 3। ए के अंदर केवल 2 और 3 है। बी क्या है उस पर बात करते हैं। ए को तो इन्होंने रोस्टर फॉर्म में लिखा था तो ये क्लियर है, लेकिन बी को इन्होंने सेट बिल्डर में लिखा है। बी में क्या लिखा है एक बार पढ़ें। बी कंटेन्स ऑल एक्स, x is solution of x square minus 5x plus 6 equal to 0। x square माइनस नहीं, x square plus 5x है। सॉरी, थोड़ा मैं देख नहीं पाया क्लियरली। यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को और क्लियरली देख पाएं। ये लीजिए, ये अब आपको और साफ दिखाई देगा, क्लियर बिल्कुल दिखाई देगा। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ए कंटेन्स 2, 3, बी कंटेन्स x is a solution of this। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को सॉल्व करूं, कहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आप देख पा रहे होंगे। ये हम फिफ्थ क्वेश्चन के पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन के पहले पार्ट में ए है 2, 3 और बी है x कोलन x इज सोल्यूशन ऑफ दिस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दिया है क्योंकि मैं जानता हूं 11th के स्टूडेंट है तो 10th का टॉपिक उनको क्लियर आता होगा। सो इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज आई है -2, -3, लेकिन बगल में जो a दिया है उसमें 2 और 3 है। तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। a के एलिमेंट 2, 3 है जबकि b के एलिमेंट -2। तो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में आप a और b को इक्वल नहीं मान सकते। इसका रीजन यही है कि एक के एलिमेंट कुछ और है, दूसरे के एलिमेंट कुछ। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि दोनों में बराबर एलिमेंट है तो दोनों इक्विवेलेंट है बट इक्वल। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये इसी प्रकार, थोड़ा सा मैं इसको भी कर देता हूँ, जितना पॉसिबल है उतना बढ़ा देता हूँ। ये देखिए इतने साइज में आप देखें इसको। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच इतने सेट, आपको इस सिस्टम में से इक्वल सेट पिक। तो ओरल क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली डिस्कस कर ले। ए में 2, 4, 8, 12 है और दूसरा सेट जिसमें 2, 4, 8, 12 है, सॉरी ऐसा कोई सेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो ए के इक्वल तो कोई नहीं है। बी में 1, 2, 3, 4 है और डी में 3, 1, 2, 4 है, जो कि आप जानते हैं सेम। ऑर्डर बदलने से नेचर नहीं बदलता सेट का। तो अगर मैं 6th क्वेश्चन में पेयरिंग करूं और स्क्रीन पे दिखाऊं आपको, तो बी इज इक्वल टू डी, कुछ ऐसा लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं। सी में 4, 8, 12 ये तो मैच कर गए तीनों, लेकिन 14 होने से ये मैच नहीं कर पाया। ई में आ जाइए -1, 1 और जी है 1, -1, तो ई इज इक्वल टू जी और f जो है 0,a और h है 0,1, तो ये मैच नहीं। तो इस पूरे सेट में b d से इक्वल है और e। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में पूछे गए थे। अगला टॉपिक मैंने जो लिखा है स्क्रीन पे आपके सामने है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट एंड इंट। तो इसके बारे में पहले बताता हूँ ये क्या। सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, उसके कुछ क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब बचे हुए जो उसी पैटर्न पे हैं वो आप लोग ट्राई करें। अब अगला टॉपिक देखें, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, इंटरवल्स। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और एक दूसरा सेट बी हमारे पास है। अब ए और बी में क्या रिलेशन है, किस आधार पर बातें की जाएंगी उसको समझे। हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है एक्स जो बी पे बिलोंग कर रहा है। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बी का कोई रैंडम है। अब यहाँ पर ध्यान दें, बी एक सेट है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ए भी एक सेट है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। बी का एक एलिमेंट एक्स है और वो रैंडम है, इसका मतलब वो कोई भी हो सकता है। जैसे बी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है सब। अब मैंने कहा एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब जो मैं एक्स बोल रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 में से ही कोई। तो अगर एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, ये बात हमें
ये इंडिकेशन दे दे कि x a में भी बिलोंग करे, तो इसका ये मतलब हुआ मैथ्स की लैंग्वेज में बच्चों की b में जो है वो a में पकती है। इस बात को समझे आप कि x बिलोंग्स टू b फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि x अगर b में है तो ये बात इंडिकेट कराती है कि x a में पक्का है। तो अगर कोई एलिमेंट b में है, वो भी आर्बिट्रेरी, और वो ये प्रॉमिस कर दे कि भाई मैं a में पक्का, अगर मैं b में हूं तो मैं a में जरूर हूं, तो ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है ये x अगर बिलोंग कर रहा है b को और ये इंप्लाई कर दे कि x बिलोंग्स टू a, इट मींस b इज अ सबसेट ऑफ a। यानी किसी सेट के सारे एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट में पाए जा रहे हैं, तो जिस सेट के सभी एलिमेंट दूसरे में पाए जाते हैं उसको सबसेट, और जो सुपीरियर होता है, जो बड़ा सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट पाए जा रहे हैं उसको सुपर सबसेट, और सुपर सेट कहते हैं उसको जिसके अंदर सारे एलिमेंट पाए जा रहे हैं। यानी आप यहाँ पर बी और ए के बारे में अगर जानना चाहें तो बी जो हमारा है वो सबसेट है और जो ए है सुपर सेट। तो ये दोनों टॉपिक यहाँ पर पहले समझ लें कि अगर ए और बी दो सेट हैं और कोई रैंडम एलिमेंट एक्स अगर बी को बिलोंग करने के बाद ये इंश्योर कर दे कि वो ए में है, यानी हर बी एवरी एलिमेंट एक्स, माफ कीजिएगा, एवरी एलिमेंट एक्स इफ बिलोंग्स टू बी देन नेसेसरीली इट बिलोंग्स टू ए, then it implies that B is a subset of A। एक बात यहाँ पर और ध्यान दें, मैं एक इक्वल का साइन भी लगाना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि B के अंदर 1 2 3 4 5 हो और A के अंदर भी 1 2 3 4 5, तो ऐसे में भी अगर B अपने किसी एलिमेंट का नाम लेगा, जैसे B ने कहा मेरे अंदर 5 है, A ने कहा मेरे पास भी है, B ने कहा 3 है मेरे पास, उसने कहा मेरे पास भी है, यानी 1 2 3 4 5 में बी के पास जो भी एलिमेंट है वो ए के पास भी अवेलेबल है, तो बराबरी होने के केस में भी वो उसका सबसेट बन। तो प्रॉपर स्टेटमेंट को करने के लिए मैंने यहाँ पर एक इक्वल का साइन भी लगा दिया है। अब इस स्टेटमेंट को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि बी इज आइदर इक्वल टू ए और सबसेट ऑफ, यानी जो सबसेट होता है कभी कभी वो बराबर भी। यानी अगर आप पूछना चाहें कि क्या ए का सबसेट होगा, तो मेरा जवाब होगा यस, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि जो अपने ही इक्वल है उसे भी सबसेट। इसके लिए हमको सबसेट की बस डेफिनेशन पे ध्यान, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ए का सबसेट कैसे, तो आप बस डेफिनेशन, जो एनसीईआरटी डेफिनेशन लिखता है उस पे स्टिक, बस उस पे चिपक जाए। एनसीईआरटी के अनुसार अगर कोई एलिमेंट एक सेट बी में है और वो ए में भी पाया जाए, और ऐसा हर एलिमेंट के अगर कोई भी रैंडम एक्स बी में होने के बाद ए में होना इंश्योर कर दे, तो बी को ए का सबसेट माना जाएगा। तो मैंने क्या जवाब दिया कि अगर ए और ए के बीच में ये गेम खेला जाए तो ए के अंदर पाए जाने वाला हर एलिमेंट ए के अंदर तो पाया जाएगा ही, तो हर एलिमेंट अपना, हर सेट अपना खुद का सबसेट हो ही जाए, तो हर सेट अपना खुद का सबसेट हो, ठीक है ना। तो सबसेट ये हो गया, और सुपर सेट किसको बोलते हैं, जो सुपीरियर, जो छोटा है वो सबसेट, जो बड़ा है वो सुपर सेट। नाम भी बिल्कुल उस हिसाब से रखें कि किसका नाम क्या पढ़ना चाहिए। एक वर्ड यहाँ पर और चमक रहा होगा आपके सामने, प्रॉपर सबसेट। एक बार इसके बारे में भी चर्चा, प्रॉपर सबसेट को भी थोड़ा क्लियरली समझ लें। प्रॉपर सबसेट में एनसीईआरटी क्या कहता है उसकी डेफिनेशन, एनसीईआरटी के अनुसार अगर किसी सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 5 और किसी सेट बी में एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो हम देख पा रहे हैं कि एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a है। लेकिन एक बात यहाँ पर हम और देख पा रहे हैं कि b जो है वो a की बराबरी नहीं कर रहा, b इज नॉट इक्वल टू a। तो अगर हम कंडीशन लगाते वक्त ये एडिशनल कंडीशन भी साथ में लगाएं कि b a के इक्वल नहीं है, यानी जब आप प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, प्रॉपर सबसेट में आप ये स्टिक करते हैं। एक बात यहाँ पर बिल्कुल समझने की है, अगर आप केवल सबसेट की बात करें तो मैंने अभी समझाया कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, क्योंकि सबसेट बनने की कंडीशन में बस इतना बोला जाता है कि अगर तुम बी के पास हो तो तुम्हें ए के पास होना हो। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बनाने की बारी आती है तो दो कंडीशन लगाई जाती है बच्चों। वहां पर कंडीशन क्या है कि अगर बी में है तो ए में भी होना पड़ेगा, और साथ में बी ऐसा होना चाहिए जो ए के सामने छोटा हो, वो ए की बराबरी की बात। तो जब आप ये एडिशनल कंडीशन लगा दें, तो अब अगर आप इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि सर क्या कोई सेट अपना खुद का प्रॉपर सबसेट हो सकता है, तो मैं फिर सॉरी बोल दूंगा, मैं कहूंगा नहीं, कोई भी सेट अपना खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट की जब काउंटिंग की जाती तो एक कम करना, जैसे अगर किसी सेट के सबसेट मान लीजिए 64 है, तो जब प्रॉपर सबसेट की गिनती आएगी तो एक कम कर दीजिए उसमें से, क्योंकि कोई भी सेट जब अपने सबसेट बनाता है तो अपने को भी गिन, लेकिन जब आप प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो अपने को, जो मैं बोला एक बार मैं मैथमेटिकली उस बात पे आऊंगा। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3। अब मान लीजिए बात उठती है कि 1 2 3 जिसके अंदर एलिमेंट है उसके सबसेट कितने। अब वैसे तो ये मुद्दा थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के केस से भी जुड़ता है। अब चूंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए आप गौर कर रहे होंगे मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया है, इतना छोटा कि मैं आपके सामने एग्जांपल दिखा सकूं। नहीं तो मैं सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक भी ले सकता था,
लेकिन अगर मैं इसके अंदर 10 एलिमेंट ले लेता तो फिर इसके सारे सबसेट दिखा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हम उनकी काउंटिंग नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि कौन सा चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है नहीं। मैं जानता हूँ कि बच्चों को बहुत कुछ पहले से पता है, बट अब क्योंकि मैं इस पैटर्न में पूरा पढ़ा हूं, तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा बच्चा केवल सेट थ्योरी जानता है, नहीं। वो 10वीं पास करके आया है, उसने बेसिक चीजें सीखी हैं और अब वो सेट सीख, तो इसीलिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। अब अगर मेरा सेट ए ये है तो इसके सबसेट में किस किस को गिना जाएगा, एक बार आइए काउंटिंग कर लेते हैं। इसकी सबसेट्स में आएगा, सबसे पहले तो 1 को ले लीजिए, 2 को ले लीजिए और 3 को ले, इन तीनों को सबसेट माना जाएगा एक, आप समझते हैं, क्योंकि 1 इस ए के अंदर पाया जा रहा है, 2 पाया जा रहा है, 3 पाया जा रहा है। एक बार फिर याद दिला दूं, सबसेट के अंदर का हर एलिमेंट सुपर सेट के अंदर होना चाहिए। सुपर सेट के अंदर अगर कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, वो तो सुपर है, वो तो बड़ा ही है, उसके अंदर 2-4 एक्स्ट्रा चलेंगे। अब 1 2 3 ये तीनों सिंगलटन सेट इसके सबसेट हो गए। अच्छा, डबलिंग वाले में अगर गिने तो 1 2 2 3 और 3 1, ये 3 सेट डबलिंग में आ गए, और एक 1 2 3 खुद आ गया, और एक सबसे खतरनाक सेट नल सेट 5, सबका सबसेट होता है 5। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट इस सेट ए के बनेंगे। ए अगर एक सेट है तो उसके 8 सबसेट, इन सभी सबसेट को आप गौर से देखें, इनमें मैंने कोई भी ऐसा एलिमेंट इस्तेमाल नहीं किया है जो ए के दायरे को पार करे, क्योंकि किसी भी सबसेट में इतनी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो अपने सुपर सेट को लांघते चला। तो 8 सबसेट होंगे, इनमें एक को मैं अलग कर रहा हूं। अगर मैं प्रॉपर सबसेट बनाने की बात करूंगा तो प्रॉपर सबसेट बनाते वक्त 1 2 3 को हम हटा, तो उसमें हम लोग केवल 1 को काउंट करेंगे, 2 को काउंट करेंगे, 3 को काउंट करेंगे, 1 2 को लेंगे, 2 3 को लेंगे, 3 1 को लेंगे, 5 को लेंगे, लेकिन 1 2 3 तो हम केवल 7 की काउंटिंग करेंगे जब प्रॉपर सबसेट की बात। तो एनसीईआरटी के अनुसार प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसका हर एलिमेंट सुपर सेट में होता है, लेकिन जो बराबरी की बात ना, जो ये कहते कि भाई मैं सुपर सेट को टक्कर दे दूंगा, वो फिर प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में कोई भी सेट अपने आप को शामिल नहीं, उससे छोटे बच्चे जितने वो सब चलेंगे। तो प्रॉपर सबसेट की संख्या हमेशा सबसेट से एक नहीं। तो ये हमने डिस्कस किया सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट। इंटरवल्स एक टॉपिक इसमें और लिखा हुआ है, अगली एक्सरसाइज में जाने से पहले हमको इंटरवल्स के बारे में भी जानना होगा। एक बार थोड़ा सा इंटरवल्स में मैं हेडिंग डाल, इंटरवल। अब इंटरवल्स में क्या सीखना है, पहले इंटरवल्स में क्या सीखना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो रियल नंबर्स उनकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, रियल नंबर्स की काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर मैं मान लीजिए रियल नंबर को रिप्रेजेंट करूं किसी सेट में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं, एक बार आपके सामने रखता हूं वो बात कि सेट थ्योरी वाले कहां पर आके मजबूर हो जाते। सेट थ्योरी वालों को रोस्टर फॉर्म में हर चीज को लिखने की आदत है भाई, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर उनसे कहा जाता भाई नेचुरल नंबर को प्रेजेंट कीजिए, ऐसे लिखते। अब मान लीजिए सेट थ्योरी में किसी से कहा जाए कि राइट ऑल रियल नंबर्स, राइट ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 को शामिल नहीं करते, 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर लिख दीजिए। माना किसी को ऐसा हमने टारगेट दिया, तो अब सोचिए कैसे लिखेगा, क्योंकि डैश डैश करके कई बार बच्चे बोलते हैं डैश डैश करके 2-4 लिख देंगे काम चल जाएगा ना। डैश डैश लिखने का भी एक रूल होता है। जब आप डैश डैश पैटर्न में किसी चीज को लिखते हैं तो आपके लिखे हुए नंबर्स में कोई सिस्टम दिखना चाहिए भाई। जैसे इसमें दिखा है 1 2 3 4 5 6 ऑल द डिफरेंसेस आर इक्वल टू 1, है ना। अगर आप ऑड नंबर लिखेंगे तो 1 3 5 7 9, तो वो पैटर्न दिखना चाहिए। अब रियल नंबर अगर लिखने हैं 1 और 2 के बीच में, तो आप कैसे लिख 1.1 फिर 1.2। अब कोई बच्चा बीच में ऑब्जेक्ट करेगा, होगा सर 1.1 के बाद एक और छोटा बताऊं 1.11, और फिर तीसरा कहेगा 1.00001। तो कितना भी आप कोशिश कर लें, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर, आप एक शार्प डिफरेंस मेंटेन नहीं। जैसे आपने टारगेट बनाया कि मैं 0.1 के डिफरेंस पे लिखूंगा, तो आप कैसे शुरू करेंगे 1.1 1.2। अब एक ने ऑब्जेक्ट कर दिया, उसने कहा साहब आप पूरे रियल नंबर गिना रहे थे 1.1 के बाद सीधे 1.2 पे कूद गए, 1.15 पे कौन जाए, फिर 1.16 क्यों नहीं, और 1.16 बोलने के बाद अगला बोलेगा 1.161। तो क्योंकि लिमिट नहीं है, इसीलिए आप इसको एक रोस्टर मेथड से प्रेजेंट नहीं कर। तो क्योंकि रोस्टर मेथड से इसको नहीं लिखा जा सकता, तो या तो सेट बिल्डर मेथड से आप प्रेजेंट कर दें, या अगर आपको रोस्टर के करस्पॉन्डिंग कोई पैटर्न बनाना है, कोई तरीका बनाना है मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करने का, तो फिर उस तरीके को हमें इंटरवल्स के नाम से बना। अब समझिए इंटरवल क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमको 1 और 2 के बीच में रियल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, तो हम लिख देंगे 1, 2 और ओपन इंटरवल। तो इंटरवल बनाने पड़े एक्चुअल में रियल नंबर की प्रॉब्लम को देख के। नेचुरल नंबर के लिए इंटरवल की
जरूरत नहीं थी। नेचुरल नंबर तो कर्ली ब्रैकेट बना के सेट थ्योरी में बेहतरीन प्रेजेंट हो जाते हैं। लेकिन जब बात उठी कि यार रियल नंबर को कैसे दिखाएंगे, ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो बनाने पड़े इंटर। तो वहां से इंटरवल की कहानी शुरू हुई। तो 1, 2 जब हम लिख देते हैं ओपन ब्रैकेट में, इस तरह का स्मॉल ब्रैकेट, जो कर्ली ब्रैकेट होता है, ये कर्ली ब्रैकेट आपको देता है सेट थ्योरी में एलिमेंट लिखने की फैसिलिटी। इसमें आप एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। जब आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड कर्ली ब्रैकेट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, नथिंग। जैसे 1, 2, 3 लिखा तो कोई आपसे पूछेगा नहीं 2.5 कहां है, क्योंकि वो जानता है कि 2.5 नहीं है इस खेल में, और ये नेचुरल। लेकिन अगर आप 1, 2 लिखेंगे ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब होगा यू आर राइटिंग दैट ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर एलिजिबल, आर अवेलेबल इन द। तो सेट को ही दिखाने का तरीका है, बट इसको हम इंटर, क्योंकि सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं रोस्टर मेथड में, तो अब इस तरीके से ओपन इंटरवल में लिख। अच्छा, अब मान लीजिए आपने कहा कि सर 1 को भी शामिल करने का मन कर रहा था मेरा, 1 भी अगर इंक्लूड हो जाता तो अच्छा रहता। तो क्या करेंगे आप 1 की तरफ एक क्लोज्ड इंटरवल लगा देंगे। अब ऐसे प्रेजेंटेशन में 1 भी शामिल हो। अगर आपको 2 शामिल करना है और 1 को हटाना है तो 2 पे क्लोज करिए, 1 पे ओपन करिए। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा एलिमेंट 1 और 2 के साथ बीच के सारे आए, तो ये जो 4 प्रेजेंटेशन आपके सामने है, ये कहलाते हैं इंटर। पहला आपका ओपन इंटरवल है, ये जो पहला है ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल। दूसरा है आपका सेमी ओपन, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन। ये तीसरा भी सेमी ओपन है। अब सेमी ओपन का है तो सेमी क्लोज भी कहेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आधा खुला है आधा बंद है, सेमी इंटरवल है। और लास्ट वाला है क्लोज, क्लोज्ड इंटरवल। हालांकि इनके नामों से रिलेटेड कभी कोई ऐसी क्वेरी एग्जाम में नहीं उठती है, बट ठीक है, कन्वर्सेशन के लिए जरूरत पड़ती है। तो क्लोज्ड इंटरवल ये है जिसमें बड़े ब्रैकेट लगे हैं और छोटे ब्रैकेट में जो लिखा गया है वो ओपन है। बीच वाले सेमी ओपन या सेमी क्लोज कह सकते हैं आप उनको, जो एक साइड से बंद है ओपन। बड़ा बॉक्स पे अगर बंद है तो समझिएगा उस एलिमेंट को शामिल होने का मौका मिला है। जैसे दूसरे वाले में इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है 1 को मौका दिया गया, 2 को नहीं, और इसका मतलब है 2 को मौका दिया गया है, 1 को। तो इस तरह से आप इंटरवल्स को प्रेजेंट। तो अगली एक्सरसाइज जो हमारे सामने है वो सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इन सभी बातों पर आधारित है। सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इंटरवल्स और सुपरसेट, ये सब टॉपिक है। अंदर एक टॉपिक मैं और देख पा रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली जब सेट्स पढ़ाए थे उस समय मैंने आपको बताया था कि इसको इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यूनिवर्सल सेट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब चूंकि यूनिवर्सल सेट यहाँ पर ये दे रहा है तो मे बी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड अराइज कर दे, तो एक बार मैं आपको हल्का सा ब्रीफिंग देता हूँ। देखिए, यूनिवर्सल सेट जो होता है उससे आप ये ना समझे कि ऐसा सेट जिसमें दुनिया के सारे एलिमेंट हैं। अब ऐसे तो दुनिया में कितने एलिमेंट हैं और किस किस फील्ड में जाके पिक करने ये पता ही नहीं लगे। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, हर क्वेश्चन का अपना एक अलग यूनिवर्सल सेट होता है। कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में आपके पास 3 सेट हैं, ए, बी और सी, ठीक है ना? और 3 ही सेट पे बेस्ड आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ए में 1, 2, 3 है, बी में 4, 5, 6 है और सी में 6, 7, 8 और 9 है। अब मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ए, बी, सी उसमें इन्वॉल्व है और आपसे कहा गया कि भाई एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करो इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड। तो आपको ऐसा यूनिवर्सल सेट रखना पड़ेगा जो इन सब को अपने सबसेट के रूप में दे, जिसके सामने ये सब सबसेट का है ना। तो इन तीनों के सामने जो इन तीनों को अपना सबसेट मान ले, वो क्या होगा? वो अगर मिनिमम एलिमेंट के साथ भी मैं प्रेजेंट करना चाहूं तो कम से कम मुझे इस सेट के सारे एलिमेंट उसमें कवर करने पड़े। यानी 1 to 9 में पूरे लिख देता हूं, ये जो सेट मैंने बनाया है ये मेरे ABC तीनों को कवर। यहाँ पर एक बात और बता दूं, कई बार बच्चे पूछते सर 10 लिखने का भी मन कर रहा था, तो लिख ले, 10 भी लिख लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10 भी लिख लेगा तो क्या यूनिवर्सल सेट इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। बस यही है कि 10 किसी में इंक्लूड नहीं, कोई बात नहीं। यूनिवर्सल सेट वो है जिसके लिए उस एसोसिएटेड केस में सभी सबसेट का रोल प्ले। ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको बिल्कुल इंटैक्ट रह के एलिमेंट पिक करने हैं। आप 10, 11, 12, 3-4 एलिमेंट और ले। तो यूनिवर्सल सेट जब पिक किया जाता है तो ये ध्यान रख के पिक किया जाता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी सेट को वो अपने सबसेट के रूप में। तो ऐसे में ये कभी डाउट ना करें, एक आधा एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं लिखा जा सकता। लीजिए श्री गणेश मैं ही कर देता हूँ, 10 भी लिख दिया मैंने इसके। तो जब आप यूनिवर्सल सेट बनाएं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप सारे एलिमेंट देख करके उसको बनाएं और 1-2 एलिमेंट आपको अगर डिस्काउंट देने हो तो दे दीजिए, आप कोई फर्क नहीं। तो इतनी पर आधारित है हमारी अगली एक्सरसाइज 1.3 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुकी है। एक पेज में यहाँ पर और बढ़ा ले क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा है, हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए एक्सरसाइज 1.3 हेडिंग डाल देता हूँ, एक्सरसाइज 1.3, और कुछ क्वेश्चन जो पहले से टिक उन पर पहले चर्चा कर लेंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल इज अ सबसेट और नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। अब कैसा सवाल दे रहा है, और मैंने जिस पहले एग्जाम्पल
पे टिक किया है उसी पे आते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट 2 3 4 लिखा हुआ है, ओनली 3 एलिमेंट्स इन द सेट। फिर बीच में एक ब्लैंक स्पेस दिया है और राइट में लिखा है 1 2 3 4 5 और कहता है कि इन दोनों के बीच में आप दिस इज सबसेट ऑफ दिस लिखना चाहेंगे या नॉट लिख। तो भैया हम पहले एनालाइज करना चाहेंगे, लिखेंगे तो बाद में। तो हम देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल में 2 3 4 ये तीनों एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जा रहे हैं। क्योंकि 2 3 4 पहले सेट के तीनों एलिमेंट दूसरे में हैं, तो दूसरा सेट अपने को सुपर सेट के रूप में और पहले को सबसेट के रूप में एक्सेप्ट करेगा। और क्योंकि ये करेगा तो मैं लगाना चाहूंगा ऐसा साइन, यानी ये इसका सबसेट बनने के लिए सही है, ये इसका सबसेट हो सकता है। इसी प्रकार के सिंपल एग्जांपल सारे हैं, आप पिक करें। एक एग्जांपल यहां पर मैं और उठाऊंगा, 7th एग्जांपल, फर्स्ट का 7th, बीच के आपके लिए छोड़े, करिएगा। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर लिखना है तो इसका अंदर पहले सेट में कौन कौन इन्वॉल्व है समझिए, 2 4 6 और डैश डैश लगा देता हूं क्योंकि बहुत होंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कहां तक जाना, पूरा ही जाना है। और दूसरा लिखा है x इज एन इंटीजर। अब ध्यान से सुनो, पहले में लिखा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इट इज 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश। और दूसरा है x इज एन इंटीजर, और आप जानते हैं इंटीजर में तो फिर सब आ जाएंगे, वो तो नेगेटिव नंबर्स की पूरी फौज आएगी, पॉजिटिव नंबर की पूरी फौज आएगी और जीरो भी आएगा। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी हमें सबसेट का साइन लग, देख पा रहे हैं कि इवन नेचुरल नंबर भी एक इंटीजर होता है। इस दुनिया में जितने भी इवन नेचुरल नंबर है सब इंटीजर, क्योंकि सारे इंटीजर हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये भी इसका। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को भी कर पाएंगे। सिंपल प्रॉब्लम थी, पहले के दोनों पार्ट सिंपल थे। सेकंड की तरफ बढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं एक आध पार्ट, पहले लिखने लायक है, ओरल है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला लिखा है इन्होंने, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखें आप स्क्रीन पे, ए बी, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं टैब से ज्यादा स्क्रीन पर फोकस कर रहा हूं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला एग्जांपल, ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए और नो। तो स्टेटमेंट में तो इसने साहब नॉट पे टिक कर दिया, इसने लिख दिया नॉट सबसेट। अब ये हमसे कहता है कि ट्रू फॉल्स बताइए, तो मैं बिल्कुल फॉल्स बोलना चाहूंगा। आप लोग भी समझ रहे हैं कि ए बी सी का सबसेट होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए फॉल्स, ये गलत लिखा है, इसे सबसेट होना चाहिए। थर्ड एग्जांपल में आइए, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, ये गलत है, इसको ट्रू लिख दिया। बताइए, यानी पहला भी फॉल्स और अगला जो एग्जांपल दे रहा है मुझे ये भी फॉल्स लग रहा है, क्योंकि इसमें 1 2 3 को सबसेट बताया है किसका, 1 3 5 का, जो कि बिल्कुल आप जानते हैं 1 2 3 1 3 5 का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जो एलिमेंट बीच में है ये एलिमेंट सुपर सेट के पास, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। यानी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन के साइन चेंज कर दें, ये वाला साइन नीचे भेज दें और ये वाला ऊपर ले आए, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए। फिफ्थ पार्ट में आइए, ए इज अ सबसेट ऑफ, ए बिलोंग्स टू। हाँ, ये एग्जाम्पल जो दिया इसको ध्यान से देखें, ये बहुत बढ़िया, इसीलिए मैंने इसको टिक भी किया था, क्योंकि यहाँ पर सबसेट के अलावा एक साइन और यूज हो रहा है, बिलोंग्स टू। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से एक बहुत अच्छी क्वेरी हम करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब थोड़ा डिस्कशन पे आइए। जब पहले एग्जाम्पल को हमने देखा तो हमने देखा कि ये जो ए बी लिखा है ये एक सेट है और ये भी एक सेट है। कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो सकता या नहीं हो सकता है। शुरू के दोनों एग्जाम्पल में यही चीज हमको देखने को मिली। पहले में भी एक सेट और दूसरे सेट की कहानी डिस्कस हुई थी, दूसरे में भी। लेकिन जो पांचवा एग्जाम्पल है, सेकंड का फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या लिखा देखिए, ए जिसको एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हाँ मैं बिल्कुल सही देख रहा हूँ, इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है। यहाँ भी थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोग, ये लीजिए सेकंड का ये फिफ्थ पार्ट आपके सामने है बिल्कुल इन लार्ज फॉर्म में। ए बिलोंग्स टू ए बी सी लिखा हुआ है। अब गौर से देखें, ए बिलोंग्स टू ए बी सी लिखा हुआ है, तो मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स मानूंगा। रीजन क्या है इसको समझें। रीजन ये है कि अगर आपको ए को एलिमेंट दिखाना था ए बी सी का, तो आपका स्टेटमेंट होना चाहिए था ए बिलोंग्स टू ए बी सी। समझ रहे हैं आप बात को ना, कि ए अगर आप सेट बना के ए को लिख देते हैं इस तरह से, तो फिर आपको बिलोंग साइन नहीं लगाना चाहिए। सही स्टेटमेंट तब होता जब आप कहते ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। तो दोनों स्टेटमेंट सही फॉर्म में कैसे दिखते हैं वो आपके सामने है, एक ऐसा दिखता है और दूसरा ऐसा। अगर आप ए को सेट के रूप में दिखाते हैं तो आप ए बी सी के सबसेट के रूप में उसे पेश करेंगे, लेकिन अगर आप एक एलिमेंट के रूप में उसे रखना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रैकेट नहीं लगाना था, आपको ओपन एलिमेंट के रूप में उसे दिखा। तो सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा लॉजिक है, लेकिन ठीक है, एनसीईआरटी अगर दे रहा है तो डेफिनेटली कुछ सोच के ही ये एग्जाम्पल रख रहा है, कोई बात बताना ही चाह रहा है बच्चों। चलिए सेकंड के 5 पार्ट तक हम बढ़ गए हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आइए, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी उठाते हैं। लेट ए इज 1 2। अब इसको भी ध्यान से देखें, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट रखा है। 1 2
और उसके बाद 3 4 को ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। इसके मतलब को भी समझाऊंगा मैं आपको। ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, लेकिन जो 3 4 लिखा है वो पूरा एक सेट है जिसे एलिमेंट के रूप में लिखा है। अब सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आती है सर इसको सेट माने, देखिए एग्जाम इसको एक सेट के रूप में प्रेजेंट किया गया है, तो आप ये समझ लें कि 3 4 करली ब्रैकेट में फुल्ली एक एलिमेंट, ये पॉसिबल होता है कि किसी सेट में अलग अलग प्रकार की चीजों को लिखा। आप ये जानते हैं कि अगर वेल डिफाइंड हो तो एक सेट के अंदर आप 1 2 के अलावा ABCD भी लिख सकते हैं। बस आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बनानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि आपने ये जो लिखा है ये किस आधार पर। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये कोड था, कोई सीक्रेट कोड था जिसमें न्यूमरल्स भी यूज हो रहे थे और अल्फाबेट भी। तो उन न्यूमरल्स और अल्फाबेट में जितने अल्फाबेट और न्यूमरल यूज हो रहे थे उनके सबसेट के रूप में हमने एक सेट तैयार किया जिसमें हमने 1 2 को मौका दिया और साथ में ABCD को मौका दिया। तो आप ऐसा भी सेट बना सकते हैं जिसमें 2 अलग अलग क्लास के एलिमेंट को इन्वॉल्व रखना है, इस तरह का सेट भी सेट माना जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ लें। थर्ड क्वेश्चन, लेट ए कंटेन 1 2 3 4 एंड 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है उस पर डिस्कस करते हैं। पहला लिखा है 3 4 जिसको करली ब्रैकेट में रख के बोला है इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ए एक सेट है, हम जानते हैं उसमें 4 एलिमेंट है, कोई इसमें 5 एलिमेंट है ना समझे भाई, क्योंकि 3 4 को करली ब्रैकेट में रख दिया उसने, उसको पूरा एक एलिमेंट का रूप दे दिया। तो अब मैं गिनती जब करूंगा तो मुझे ये 4 नजर आ रहे हैं, ओनली 4 एलिमेंट्स आर देयर इन इट। अब ये बोलता है 3 4 करली ब्रैकेट। अब वैसे तो करली ब्रैकेट लगने से कोई चीज सेट बन जाती है, ध्यान दें, यहाँ पर कोई चीज सेट बन जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों करली ब्रैकेट लगाने के बाद भी ये सेट नहीं बना, ये केवल एक एलिमेंट है, क्योंकि 3 4 करली ब्रैकेट इस पूरे को एक एलिमेंट के रूप में ही लिया गया है। तो यहां पर अगर ये एलिमेंट है तो आपको सबसेट ऑफ ए नहीं लिखना चाहिए था, बिलोंग्स टू ए लिखना चाहिए था। इस आधार पर मैं इस वाक्य को इनकरेक्ट बोलूंगा, ये करेक्ट नहीं, ये इनकरेक्ट। आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि 3 4 अब एक सेट नहीं है। अब बात ये उठती कि सर अगर ये गलत है तो सही क्या होता, ये चर्चा जरूर की जानी चाहिए कि सही क्या होता। तो सही 2 बातें होती, वो बात की जानकारी देने के लिए मैंने थर्ड के सेकंड को भी टिक किया है, आप देखते रहे स्क्रीन पे। थर्ड का जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है 3 4 एक एलिमेंट के रूप में करली ब्रैकेट में और लिखा है बिलोंग्स टू ए। इसको मैं करेक्ट, क्योंकि 3 4 एक एलिमेंट का रोल प्ले कर रहा है तो एक एक एलिमेंट के रूप में मैं उसे एक्सेप्ट। और तीसरा एग्जाम्पल भी टिक किया हुआ है ताकि ये बात पूरी समझ में आ जाए। तो उसमें 3 4 को करली ब्रैकेट में रख के एक एलिमेंट के रूप में रखा और उसके बाद एक और करली ब्रैकेट लगा दिया ताकि वो एक सेट बन जाए, और उसके बाद बोला कि ये एक सब। तो इसे भी मैं करेक्ट बोलूंगा, ये दोनों वाक्य बिल्कुल सही। तो लास्ट के दोनों करेक्ट है, पहला इन। इसी तरीके और भी जो लिखे हैं उन सबको आप पढ़ें और समझें। जैसे चौथा लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये इतना सिंपल है कि आप जज, ठीक है। ये जो रेड टिक लगा है ये कठिन सरल के आधार पर नहीं लगाए हैं, इसी बात को समझाने के लिए मुझे जो एग्जाम्पल सही लगा मैंने उसको पिक कर लिया कि इस पर बच्चों से बाकी है ना। तो बाकी आप सब ट्राई करें, क्वेश्चन सारे करने हैं, क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि ये छोड़ू वो छोड़ू। अब मैं तो टाइम के हिसाब से वो कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं आपको होम में प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, वहां पर तो आप एक एक क्वेश्चन स्पीड बहुत क्विकली सारे क्वेश्चन करने की। फोर्थ क्वेश्चन में भी एक टिक है, जरा सा फोर्थ पे भी चर्चा करेंगे, एक बार देखिए। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, और तीसरे में मैंने टिक किया है 1 2 3, तो इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी मुझे याद है थोड़ी देर पहले हमने 1 2 3 ही एग्जाम्पल के रूप में लिया था, यस। और ये आपके सामने स्क्रीन है, 1 2 3 सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं ये आपके सामने है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब सबसेट हैं इसके। क्योंकि सबसेट पूछे तो आप पूरे बनाइएगा, अगर प्रॉपर सबसेट पूछा होता तो जो कंप्लीट सेट है उसे शामिल नहीं किया जाता। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ है, फिफ्थ क्वेश्चन में एक पार्ट पे टिक है, उसको देखें। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। चलिए इंटरवल पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छी बात है, हर थीम पर एक एक सवाल आते रहना चाहिए। फिफ्थ का कौन सा पार्ट टिक किया हमने, थर्ड पार्ट, बाकी सब आप देखें। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब क्या लिखा है सेट बिल्डर में, पहले ये देखें, x बिलोंग्स टू r एंड 0 से x ग्रेटर है और 7 से लेस है, ये दिया हुआ है। यानी कि आपको जो वैल्यू लिखनी है वो क्या होंगे, देखिए। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर लिखने हैं, और ऐसे रियल नंबर जो 0 से इक्वल या बड़े और 7 से छोटे हैं। तो जैसा मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, 0 को मौका दिया जा रहा है, 7 को नहीं दिया जा रहा, तो 0 पे हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे और 7 पे ओपन। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आइए, फटाफट आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिक्स्थ में भी मैंने एक पार्ट पे टिक किया है। अब कहता है इसको सेट बिल्डर में लिख के बताइए, -3 से 0 के बीच के सारे रियल नंबर। तो कैसे लिखेंगे समझ लें एक बार, x बिलोंग्स टू r सच दैट -3 से बड़ा है x से बड़ा। इक्वल साइन कहीं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे
सवाल में ये जो वैल्यू दी है वो ओपन इंटरवल पे, तो मैंने कहीं पर भी इक्वल साइन नहीं लगाया। आप देख सकते हैं, इक्वल साइन लगा देता तो फिर क्लोज इंटरवल बनाना पड़ेगा। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सेवंथ क्वेश्चन पे आइए। सेवंथ क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द, इनके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे। व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला दिया द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो अगर हम लिखते हैं द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, देन इट विल कवर ऑल दैट। तो मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट ऐसा होना चाहिए जो सभी को अपने सबसेट के रूप में एक्सेप्ट। तो अगर हम सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिख दें तो वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें पहले और दूसरे दोनों के लिए सुपर सेट बनने की कैपेबिलिटी होगी, और वही हमारे लिए इस सवाल में यूनिवर्सल सेट का काम कर सकते, दोनों ही केस को कवर कर सकते। 8th क्वेश्चन पे भी आए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। गिवन द सेट ए बी सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट ए बी सी। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम एबीसी तीनों को कवर करने के लिए एक सेट तीनों कवर हो। ए के अंदर 1 3 5 है भाई, लिख लेता हूं मैं। बी के अंदर 2 4 6 है तो 1 2 3 4 5 6 सारे हो गए। और सी के अंदर 0 2 4 6 8 है, तो आप 0 से ही शुरू कर लेते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट चलो लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता 8 तक। अब ये क्या कहता है, गिवन द सेट एबीसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स एबीसी। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ऑप्शन पिक करना है तो फिलहाल 7 को हटा देते हैं। अब जो सेट मैंने आपके सामने लिखा है ये एक ऐसा सेट है जो एबीसी तीनों को कवर कर। इसमें 0 2 4 6 8 भी है, इसके अंदर 2 4 6 तो है ही है ऑलरेडी, क्योंकि बी खुद सी का सबसेट है, और 1 3 5 भी है। अब हमसे कहता है इन 4 ऑप्शन में पिक कीजिए। तो पहले ऑप्शन में 0 से लेकर 6 तक के नंबर है, 8 की कमी है। आप लोग देखते रहे स्क्रीन पे, ऑप्शंस आपके सामने हैं चारों। दूसरा 5 है, ये तो नहीं हो सकता। तीसरे में 0 से 10 तक पूरे नंबर है, तो डेफिनेटली मैंने कहा था एक्स्ट्रा नंबर चलेंगे बट कम नहीं पड़ने चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन को सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा इस प्रॉब्लम। चलिए, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज की जा सकती है। अब इसके क्वेश्चंस करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें। 1.3 मैंने अपने हिसाब करा दी है, कोई क्वेश्चन दिक्कत करे तो बताने का तरीका आपको बता दिया, कैसे मेरे तक पहुंचानी है बात। बाकी अभी 7:30 पे एक क्लास और शेड्यूल्ड है, तो इस क्लास को यहीं पर ऑफ करेंगे ताकि छोटे छोटे सेशन बने और कोई उसको रीड करना चाहे तो एक ज्यादा लंबा हेक्टिक क्लास ना बने। तो चलिए, थोड़ी देर बाद फिर सेशन शुरू करेंगे 7:30 से। फिलहाल मैं अभी इस क्लास को ऑफ कर रहा हूँ।